नमस्कार, मैं डॉक्टर सरज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होम्यो इनसाइड में। होम्यो इनसाइड माय यूट्यूब चैनल। आज के जो टॉपिक लिए हैं वो है जो मेरा जो दर्शक है मेरा वीडियो का, जो मेरा शुभचिंतक है, उन्होंने कहा है कि सर गोनोरिया के बारे में एगो वीडियो बनाइए। तो आज का टॉपिक वही है, गोनोरिया का विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गोनोरिया के विषय में, गोनोरिया है क्या या सुजक क्या है, उसके बारे में आज को डिटेल्स चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो जिसको ज़रूरत होगा वही देखिए, नहीं तो फिर देखने का ज़रूरत नहीं है। देखिए एक्चुअली है क्या गोनोरिया, उससे पहले बोलें, आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको स्वागत है, और जो इंसान बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको हार्दिक स्वागत है। और क्या कीजिएगा, अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव आपको लगे वीडियो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, और बाद वाला वीडियो चाहिए तो फिर थोड़ा सा सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और बाद में जो पास में जो आई बॉल बटन है उसको ऑल में प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो दें इस रिलेटेड तो आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक्चुअली ये गोनोरिया है क्या, मतलब किस बीमारी का नाम है गोनोरिया। देखिए होता क्या है, ये एक्चुअली ना यौन संक्रमित ही रोग है। ये तो एक बाद में अगर आप कहें तो इसको बोल सकते हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो क्या होता है, ये एक दूसरे में ही हो सकता है, सिर्फ पुरुष का या फीमेल का होगा ऐसा नहीं है। पुरुष से फीमेल में जाता है, फीमेल से पुरुष में आ सकता है, कभी कभार बच्चों में भी पाया गया है। तो आज का जो टॉपिक लिया है वो सिर्फ पुरुष के बारे में बताएंगे, मेल के बारे में बताएंगे। बाकी अगला जो वीडियो देंगे बाद वाला में वो बच्चों के लिए भी होगा, फीमेल के लिए भी होगा। आज सिर्फ मेल के लिए बताते हैं। देखिए इसका जनरली कॉज क्या है। तो जैसे कि हमने बोले पहले ही कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इन्फेक्टेड डिजीज है। तो ये है क्या, देखिए एक्चुअली में ये बीमारी जो होता है, एक टाइप का बैक्टीरिया होता है, उससे ही ये बीमारी पैदा होता है और एक के ऊपर अर्क में जाता है, एक से दूसरे में जाता है। तो वो बैक्टीरिया का नाम क्या है, वो है नाइजेरिया गोनोरी। ये एक बैक्टीरिया का नाम है, तो उसमें मत जाइए, वो है जिसको होने का होगा वो तो होगा ही। एक्चुअली होता कैसे है, जैसे कि हम लोग दिन चर्चा में क्या होता है, एक फिजिकल रिलेशन भी होता है, प्राकृतिक देन है और बहुत सुंदर है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इसको हम लोग अनप्रोटेक्टेड रह जाते हैं, या तो फिर जानकारी नहीं रहने से, या फिर जानबूझ के। लेकिन हालांकि जानबूझ के अभी तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है गोनोरिया होने के बाद से क्या क्या होता है, वो बाद में बताते हैं। तो फिर हम पकड़ लेते हैं कि जानबूझ के नहीं, अनजाने में ही ऐसा कोई पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन में आप जा चुके हैं। फिर वो कोई भी रास्ता से हो सकता है, माउथ हो सकता है, रेक्टम हो सकता है, या तो वजाइनल पार्ट से भी हो सकता है। वो एक के छोड़ के ऊपर में जा सकता है। मतलब अगर मान लीजिए फिजिकल रिलेशन मेल पार्टनर का अगर गोनोरिया हुआ होगा तो फीमेल में जाएगा, और फीमेल पार्टनर का अगर गोनोरिया हुआ होगा तो वो मेल में आ सकता है। तो ये हो सकता है। दूसरा क्या है, ये तो एक कॉज है कि आपका बैक्टीरिया से होता है, लेकिन अनुमान जिसका बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेक्स पार्टनर है या फिजिकल रिलेशन का पार्टनर है एक को छोड़ के बहुत ज़्यादा, तो उसको होने का चांस ज़्यादा रहता है। दूसरा, अगर आप एक के साथ ही है लेकिन आपको पता नहीं है कि उसको गोनोरिया हो चुका है पहले, या बताया नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ फिजिकल रिलेशन में हैं, तो भी हो सकता है। दूसरा, और आप अभी तुरंत नया कोई एक सेक्सुअल फिजिकल रिलेशन का पार्टनर बनाए हैं, तो फिर भी आपको चांसेस है कि हो सकता है। क्योंकि आजकल के ज़माने में कोई आपको नहीं बोलेगा कि मेरा गोनोरिया है, मेरे साथ संबंध मत बनाइए। 90% चांस आपको अगर अननोन पर्सन के साथ कीजिएगा नहीं जानबूझ के, तो होने का चांसेस है। अब आते हैं इसका स्टेज क्या हो। अगर मान लीजिए हो गया है, आपको चल गए हैं कहीं भूलवशत, या तो फिर अननोन जगह में आप चल गए हैं जिसकी जानकारी नहीं है, तो आप पुरुष अगर हैं तो मान लेते हैं कि फीमेल पार्टनर के पास पहले से ही उनके साथ ऐसा गोनोरियल सिम्टम है, लेकिन आपको पता नहीं, और आप वहाँ चल गए और फिजिकल रिलेशन आप कर लिए। उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद ही जो होगा वो स्टेज, अगर हम उसको 3 स्टेज में अगर भाग कर लेते हैं, तो पहले वाला स्टेज में क्या होगा, मान लीजिए चल गए और आप घर आ गए, किसी को बताया नहीं, कोई नहीं जानता है कि आप कहाँ क्या करके आए हैं। लेकिन पहले 7 दिन के अंदर में आपको क्या होगा, वो जो
पेशाबदार है या पेशाब नाली है या यूरेथ्रा है, उसमें कुट 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 करेगा, खुजली होगा, गर्म भाव हो जाएगा, तो लगेगा कि मेरा जो यूरिन दार है या तो फिर पेशाब का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, और पेशाब नाली ठो मुंह में, पेनिस में क्या होगा, सूजन हो जाएगा, लाल जैसा हो जाएगा, और धीरे धीरे 2-3 दिन 4 दिन के बाद से वहाँ मुंह से, पेशाब रास्ता से मुंह से लगेगा कि सादा जैसा या तो फिर दूध जैसा या तो फिर माड़ जैसा या पीप जैसा आपको स्राव निकलेगा या डिस्चार्ज निकलेगा, और निकलते ही रहेगा। ये मोटा मोटी 1 सप्ताह तक चलता है। अब आता है सेकेंड स्टेज में क्या होगा, यही सबसे दर्ददायक होता है। सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि फास्ट में ही ये जो पहला 7 दिन निकल गया, सेकेंड वाला में क्या होगा कि पेशाब करते ही बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत महसूस होगा, जलन महसूस होगा और दर्द महसूस होगा। कोई कोई तो बोलता है कि सर हमको मर जाना अच्छा है, इतना जलन और दर्द हो जाता है, या रो पड़ते हैं, पेशाब करते करते आप उठ जाते हैं, ऐसे चलते रहेगा। और क्या होगा कि वो पेशाबदार का जो मुंडी है या यूरेथ्रा जहाँ ख़त्म होता है, पेनिस का जो माथा है, वहाँ पर सूजन हो जाएगा, लाल जैसा हो जाएगा, और मुंह में जहाँ ओरिफिक है वहाँ पर सांप जैसा लगा रहेगा और बंद भी कभी कभी हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद से वहाँ से डिस्चार्ज होने लगता है, चाहे वो सफ़ेद हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, या सफ़ेद ग्रीन हो सकता है, या येलो हो सकता है। तो इस टाइप का होते ही रहेगा और बहुत ज़्यादा निकलते रहेगा। और ये स्टेज जो होता है बहुत दर्दनाक होता है, जलन भी होता है, कभी कभार तो किसी को बुखार भी आ जाता है, और उसके साथ ये 7 दिन से 21 दिन तक रह सकता है। अब आते हैं थर्ड स्टेज में। ये कष्ट आपको कोई भी कारण से निकल गया हो, दवा किए नहीं किए, कुछ भी हो, निकल गया, उसके बाद से क्रोनिक स्टेज आ जाता है, या तो उसको गिल्ट बोला जाता है। क्या होता है इसमें, वो जो अभी पहले बोले बहुत ज़्यादा पेशाब में जलन या दर्द महसूस होता था, वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा घट जाएगा, और एक आध पैसा रह जाएगा। महसूस होगा कि मेरा पेशाब जलन हो रहा है या तो मुंह में जलन हो रहा है, ऐसा चलेगा। और पहले जैसा स्राव भी बहुत ज़्यादा निकलेगा नहीं, थोड़ा बहुत निकलेगा, वो भी बहुत क्लियर होगा, फाइन होगा, थिन होगा, मोटापन रहेगा नहीं। और ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिन तक अगर ऐसे चलते रहा तो किसी किसी को क्या होता है, पेशाब करने से पहले ही एगो सूता जैसा, सरू जैसा धात निकलता ही है, या तो फिर बोलिए कि बीज जैसा पहले एगो चिपचिपापन एगो सूता जैसा निकलते रहता है, उसके बाद पेशाब आता है। और थोड़ा किसी किसी को और ज़्यादा दिन होने के बाद से जब वो लैट्रिन करते हैं या तो पेशाब करते हैं, वो थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, तो पेशाब रास्ता से डिस्चार्ज होने लगता है, जिसको कोई स्पर्मेटोरिया भी बोलते हैं, हम लोग भी वही बोलते हैं। तो इस सब स्टेज में चला गया। तो कुल मिला के जो सिम्टम निकल के आया है, तो क्या क्या सिम्टम आया देखिए। एक्चुअली क्या होगा, फास्ट में अगर आपको बर्निंग सेंसेशन हुआ या तो फिर जलन हुआ पेशाब में, पेशाबदार में आपको जलन होगा, दिक्कत होगा, और पेशाबदार से सफ़ेद जैसा या पीप जैसा डिस्चार्ज होना, ये सबसे बड़ा बात है और होते रहना है। दूसरा, मुंह में जो है, पेनिस का जो मुंह है, वहाँ पर सूजन और लाल जैसा हो जाना, ये चलेगा बहुत दिनों तक। और कुछ कभी कभी क्या होता है कि कोई एक साइड, दायां या बायां टेस्टिस जो होता है वो सूजन हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ये सब चलते रहता है। कभी किसी किसी का फीवर भी आ सकता है, जैसे कि बोले स्टेज में। स्किन में रैश भी हो जा सकता है, और सोर थ्रोट घाव हो सकता है, कहीं गला में भी हो सकता है, पेनिस में भी हो सकता है, और कभी कभी जॉइंट पेन भी हो जाता है। वो स्टेज क्रोनिक फॉर्म में आ जाता है। तो कुल मिला के अगर दूसरा पार्ट में, अगर सिर्फ प्राइवेट पार्ट को छोड़ के दूसरा प्राइवेट पार्ट में अगर चला जाए तो क्या होगा, रेक्टम में आपको मतलब लैट्रिन में दार में जो है उसमें खुजली हो सकता है। दूसरा, वहाँ से पास जैसा एगो डिस्चार्ज निकल सकता है, पायखानादार से या मॉलदार से। पायखाना जो आप करते हैं या मॉल जो करने जाते हैं, तो उसमें पेट में बहुत ज़्यादा चाप देना पड़ता है, तब जाके आपको मल आता है या क्लियर होता है। तीसरा क्या होता है, आई में एगो दर्द हो जाएगा, और लाइट जो अभी है ये लाइट बर्दाश्त नहीं होगा ज़्यादा। स्किन में रैश तो हम बोले ही हैं, सेंसिटिविटी टू लाइट बोले, लाइट अब बर्दाश्त नहीं होगा। वो आँख से कभी कभी पीप जैसा डिस्चार्ज निकलता है, और किसी किसी को क्या होता है, शोर थ्रोट, गला में इन्फेक्शन हो जाता है। ये सब चलते रहेगा। कभी कभी इधर वाला जो नोड है ना, इसमें ग्लैंड जो है वो सूजन हो जाता है। तो इतना कुल मिलाकर आपको सिम्टम आ जाएगा। अगर इतना सब आपको आ जाता है तो फिर कॉम्प्लिकेशन भी कुछ होता है, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशन आपको में आ ही जाएगा। क्या क्या होगा देखिए, अगर
फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, उससे पहले ही अगर आप ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं होगा तो फिर क्या होगा? पहले ही होगा आप में जो कॉम्प्लिकेशन आ सकता है वो है इनफर्टिलिटी का। मतलब आपके अंदर बच्चा पैदा करने के लिए जो जो होना चाहिए वो होगा नहीं, रुक जाएगा। कैसे रुक जाएगा? इनफर्टिलिटी में मेल में वो एपिडिडिडाइमेटिस कह के कोई बीमारी हो जाता है गोनोरिया के बाद में, उससे क्या होगा? आपको इनफर्टिलिटी हो सकता है। मतलब आप पहले ज़माने में क्या होता था कि औरत लोग को ही बदनाम किया जाता था कि या दोष दिया जाता था कि वो बच्चा पैदा कर नहीं पाएगा, लेकिन अभी ज़माने में मेल को भी उतना ही इनफर्टिलिटी हो रहा है। उसका भी एक कारण है गोनोरिया। दूसरा क्या हो सकता है? अगर आपका इन्फेक्शन स्प्रेड कर गया, मतलब स्टेज पे स्टेज चलते चलते थर्ड स्टेज भी पार हो गया, तो फिर आपको क्या हो सकता है? जॉइंट पेन हो सकता है, बात हो सकता है, स्किन में रैश हो सकता है, कभी कभी फीवर आ सकता है, शॉर्ट थ्रोट हो सकता है, या स्वेलिंग भी हो सकता है। और सबसे बड़ा बात एगो रिस्की फैक्टर हो जाता है, अगर इन्फेक्टेड आप हो गए तो फिर आपको HIV या तो एड्स होने का जो रिस्क है उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है। आप डायग्नोसिस क्या करें? डायग्नोसिस में तो जनरली हम लोग सिम्टम पकड़ के ही चलते हैं कि वो समझ जाते हैं कि क्या क्या हुआ है। उसका अलावा भी क्या होता है, पहले क्या होता है कि डायग्नोसिस साथ में क्या होता है, ग्राम स्टेन या तो फिर कल्चर करने से ही पता चल जाता है। लेकिन अभी लेटेस्ट जो हुआ है वो है पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन, एगो टेस्ट होता है, वो करने से आपको पता चल जाता है कि क्या क्या हुआ है या नहीं हुआ है। अब इससे बचा कैसे जाए? इसको तो बचना है ना। हम खाली बता देंगे कि आपको ऐसा नहीं करना, नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसका दवा भी है होम्योपैथी में बहुत अच्छा, और बाद में बताते हैं या बताएंगे। प्रिवेंशन कैसे करें? देखिए, एक्चुअली अगर हम बता दें कि सबसे अच्छा है कि आप फिजिकल रिलेशन में मत जाओ, तो बेफजूल बात बता देंगे। फिजिकल रिलेशन में तो जब लड़का हो लड़की हो, भगवान का दिया गिफ्टेड एगो शरीर दिया है, तो फिजिकल रिलेशन में आपको जाना ही है। वो थोड़ा अलग बात है, कोई कोई नहीं जाता है तो वो धार्मिक रिलेटेड में चला जाता है, उनके बाद नहीं। लेकिन सामाजिक जो जीव है हम लोग, तो फिजिकल रिलेशन में जाना ही है। तो फिर अगर जाना ही है तो क्या करना है? सबसे पहले बात कि आप एगो ही पार्टनर रखिए वैवाहिक जीवन में, उससे पहले कहीं नहीं जाइए। और दोनों में ही टेस्ट होना चाहिए, कम से कम एक बार कम से कम करा लीजिए कि दोनों में किसी को गोनोरियल इन्फेक्शन नहीं है। दूसरा क्या है कि जैसे कि आपको अगर हुआ है, मान लीजिए आपको हुआ है, तो आपका विवेक को जागृत कीजिए। और आपको अगर पुरुष है तो कभी भी कोई महिला के पास नहीं जाइए, और अगर जाइएगा तो कम से कम क्या करके जाइए वो बता रहे हैं। और हर हमेशा, मतलब साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, कम से कम एक बार ट्रीटमेंट के लिए जाइए और स्क्रीनिंग कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद क्या है, अगर जैसे कि आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को है और आपको सेक्स भी या तो फिजिकल रिलेशन में आपको जाना है, तो कम से कम सबसे अच्छा है कि आप कंडोम व्यवहार कीजिए। वो सबसे सुरक्षित तरीका है। कम से कम वो यूज करने से आपको बहुत हानिकारक चीज़ से आप बच जाइएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और स्कैनिंग कराते रहिए, ट्रीटमेंट में रहिए, ठीक हो जाइएगा। दूसरा, होम्योपैथी बहुत मेडिसिन है, तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। बाद वाला वीडियो आपको सिर्फ मेडिसिन के बारे में बताएंगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छा होगा और अच्छा लगेगा। थैंक यू।